इनकम मेथड की प्रिकॉशंस देखो क्या है। प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि जब सावधानियां आप बोल सकते हो कि जैसे जो इनकम मेथड को जब हमने यूज़ करना है तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, सावधानियां कौन कौन सी बरतनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या है कि हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमने इनकम मेथड जब यूज़ करना है सिर्फ हमने फैक्टर इनकम्स को ही लेना है। ठीक है, फैक्टर इनकम कह सकते हो या फैक्टर पेमेंट कह सकते हो। तो अब देखो, नॉन फैक्टर को भी नहीं लेना हमने। फैक्टर में कौन कौन सी आती है मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 आती हैं क्लासिफिकेशन में। मैंने आपको बताया ना, कंपनसेशन हो गया और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह, ये सारा कुछ जो होता है ये होती है हमारी फैक्टर इनकम्स। इनको हमने लेना है, नॉन फैक्टर इनकम्स को हमने नहीं लेना। ठीक है, नॉन फैक्टर इनकम मतलब इनके अलावा अगर कहीं से पैसा आ रहा है, जैसे मान लो बैंकिंग वगैरह ऐसा कुछ भी है, तो बैंकिंग नहीं मतलब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा अगर कहीं से पैसा आ रहा है वो नॉन फैक्टर हो जाएगा। और इसके बाद है ट्रांसफ़र अर्निंग को भी हमने नहीं लेना। ट्रांसफ़र अर्निंग कौन सी होती है? जो यूनिलेटरल होती हैं। यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड। वन साइडेड कौन सी होती हैं? जैसे हमें कहीं से पैसा मिला, उसके बदले में हमने कुछ किया है नहीं। जैसे मान लो स्कॉलरशिप है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो बच्चे उसके बदले में गवर्नमेंट को कोई काम करके थोड़ा दे रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं वो तो उनके अपने लिए ही है ना, किसी और को तो कुछ नहीं ना दे रहे। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, उनको फ्री में ही मिल रही है, बदले में तो वो कुछ नहीं करके दे रहे हैं ना गवर्नमेंट को। तो ऐसे जो यूनिलेटरल पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो सारी ट्रांसफ़र अर्निंग होती हैं और इनको हम इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड प्रिकॉशन मैंने आपको बताई है कि जितना भी इलीगल एक्टिविटीज़ से पैसा आता है, इलीगल कैसे, जैसे चोरी वगैरह की, किसी ने गैम्बलिंग हो गया, तो इस तरह से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है इकोनॉमी में, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्योंकि इस तरह के जो इनकम होती है ना, इसका कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कि अब कितनी कितनी थेफ्ट होती है। हमें क्या पता ईयरली बेसिस पे कितनी थेफ्ट होती है इंडिया में, या फिर कितने गैम्बलिंग से इनकम इकट्ठी होती है पूरी इकोनॉमी को। हम इन चीज़ों के बारे में एस्टिमेट नहीं लगा सकते। थर्ड है कमीशन पेड ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स कौन सी होती हैं? यूजेबल गुड्स। जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला कि अगर आप न्यू बुक्स परचेज अभी कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आप ओल्ड अरेंज कर लो। तो जो ओल्ड बुक्स हैं उन्हें पहले कोई यूज़ कर चुका है, अब आप सेकेंड टाइम उन्हें यूज़ करोगे, वो होंगी आपके सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, तो सेकेंड हैंड गुड्स की पर जो उनको सेल या परचेज करने पर जो कमीशन होती है वो हमने इंक्लूड करनी है इसमें। जैसे मान लो कि हम बुक सेलर से भी मिल जाती हैं ओल्ड बुक्स हमें, पर वो बीच में से अपनी भी कमीशन चार्ज करते हैं, तो उसको हमने इंक्लूड करना है। उसके बाद ब्रोकरेज को भी इंक्लूड करना है। ब्रोकरेज क्या होती है? जैसे कंपनीज के शेयर वगैरह बेचने होते हैं, तो आगे जो एजेंट्स लगे होते हैं ना, ब्रोकर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ कमीशन के लिए आगे कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं। तो जो उन्हें कमीशन वगैरह शेयर्स को बेचने के लिए मिलती है उसको ब्रोकरेज बोला जाता है। उसके बाद है वाइंडफॉल गेंस। वाइंडफॉल गेंस होते हैं जैसे मान लो लॉटरीज वगैरह होगी, जो एकदम से हमें कोई प्रॉफिट हो जाए, कैपिटल गेन हो जाए। ठीक है, मतलब डेली बेसिस पे नहीं जो होता, तो इसको भी हमने इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि हम इनकम मेथड में सिर्फ फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। और जो वाइंडफॉल गेंस होते हैं, मतलब अचानक से पैसा आ जाना कहीं से, ये फैक्टर इनकम नहीं होती। 6 पॉइंट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, इसको भी इंक्लूड कर रहा है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का क्या मतलब है? जैसे मान लो हमारा अपना घर है, अगर उसी घर को हम रेंट पे देते हैं तो रेंट पे देने से हमारे पास जितना पैसा आता, इम्प्यूटेड रेंट मतलब उसकी रेंटल वैल्यू, हमारे अपने घर की जो रेंटल वैल्यू है उसको भी हमने इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद है अगर हमने अपने यूज़ करने के लिए कुछ गुड्स का प्रोडक्शन किया है तो उसको भी इंक्लूड करना है, उनकी वैल्यू को भी। और अगर हमने प्रॉफिट को एक बार इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो हमें उसके बाद अलग से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उन्हें अलग से बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको क्लासिफिकेशन में भी समझा चुकी हूँ, ये वाला पॉइंट भी, और एक ये पॉइंट भी 10th वाला भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मैंने बोला था अगर एक बार ऐड कर दिया तो इसके कंपोनेंट्स को बार बार ऐड नहीं करना, डुप्लीकेसी हो जाएगी नहीं तो। और इन्होंने बोला कि जो इनकम टैक्स है ना,
वो हम कंपनसेशन में से ही पे करते हैं। जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ को इनकम हुई, कंपनसेशन हुई, उनके पास जब पैसा आया तो उसमें से ही वो इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो जब हमने कंपनसेशन को ही ऐड कर लिया तो इनकम टैक्स को अलग से ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स पे तो कंपनसेशन में से ही दे रहे हैं ना। तो अगर बार बार करते रहेंगे तो डुप्लीकेसी हो जाती है इससे चीज़ों की। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें इन्होंने क्या बोला कि जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट रिसीव करती है ना वो सारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट का क्या मतलब हुआ, वन साइडेड। अब जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, जो भी करते हैं, चाहे कंज्यूमर करे अपनी इनकम पे या कोई भी करे, तो वो जो सारा टैक्स होता है उसके बदले में गवर्नमेंट तो हमें कुछ नहीं ना दे रही, वो टैक्स हम उससे पे कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है टैक्स पे करना गवर्नमेंट को। तो वन साइडेड हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट हो गई है, ठीक है। और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमने टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना जब हम इनकम मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम। अब मैंने आपको जो प्रोडक्ट मेथड करवाया था, वैल्यू एडेड मेथड फर्स्ट वाला, उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारा मार्केट प्राइस पे आंसर निकलता होता था, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या कह रही हूँ कि टैक्स इंक्लूड हम नहीं करते होते, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। जब मार्केट प्राइस में तो टैक्स इंक्लूड होता है, इसमें मैं कह रही हूँ हम टैक्स इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब इसमें आंसर किस में आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे। अगर उन्होंने स्टेटमेंट में हमें स्पेसिफिकली बोल दिया कि मार्केट प्राइस पे निकालो तो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं करेंगे।